वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूपीएसआई पेड कोर्स में मूल विधि में अब अगला चैप्टर हमको करना है, ये है SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट। इस पर चर्चा होती रहती है। SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट जरूरी है, आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन आने हैं। तो पूरे एक्ट को और इससे संबंधित जो लैंडमार्क केसेस हैं इसको हम लोग डील करना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्ट का नाम यहाँ पर है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, यानी कि SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। तो इसको SC/ST एक्ट शॉर्ट में बोल देते हैं, लेकिन पूरा नाम है शेड्यूल्ड कास्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। सबसे पहले डेट्स वगैरह यहाँ पर हम लोग क्लियर कर लेते हैं। प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एक्ट 1989 ये लागू कब हुआ था? 30 जनवरी 1990 को लागू हुआ था। एक बार MPPSC के एग्जाम में पूछा था, जब इस सिलेबस में वो ये एक्ट पूछा जाता था। अमेंडमेंट्स मेजर कब हुए हैं? मेजर अमेंडमेंट हुए हैं 2015 और 2018 में। मेजर अमेंडमेंट 2015 में और छोटा अमेंडमेंट हुआ था 2018 में, जिसमें एंटीसिपेटरी बेल के बारे में बात की गई थी कि एंटीसिपेटरी बेल इसमें नहीं मिल सकती है। ठीक, ये है यहाँ पे 2015 के अमेंडमेंट्स में बेसिकली बात की गई थी यहाँ पर ऑफेंसेस की। ऑफेंसेस को और डिफाइन इसमें किया गया था कि कौन कौन से ऑफेंसेस जो है इस एक्ट के दायरे में आते हैं। 2018 में यहाँ पर एंटीसिपेटरी बेल के बारे में बात की गई थी कि एंटीसिपेटरी बेल इसमें नहीं मिल सकती है। CRPC 438 के तहत कोई भी कोर्ट का डिसीजन हो उसमें बेल नहीं मिल सकती है, नो बेल का प्रावधान इसमें किया गया था। और प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन की भी जरूरत नहीं थी। ऐसा कोर्ट का कहना था कि अरेस्ट से पहले किसी भी तरीके की प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन या फिर अरेस्ट से पहले अप्रूवल की जरूरत नहीं थी। FIR लिखने से पहले कोई प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता नहीं थी। तो हम लोग मेजर प्रोविजंस इसके देखेंगे, लेकिन सबसे पहले प्रारंभिक, इसमें एक्ट का नाम विस्तार पूरे भारत में है और प्रारंभ कब से हुआ मैंने बता दिया आपको, 30 जनवरी 1990। अब डेफिनेशन यहाँ पर देखते हैं। डेफिनेशन में सबसे पहले अत्याचार के अपराधों के लिए दंड इसमें बताया गया है। धारा 3 में अत्याचार के अपराधों के लिए दंड, और धारा 3 में बहुत सारे इसमें क्लॉजेस हैं और 2015 में अमेंडमेंट्स हुए थे, उसमें और भी चीजें जोड़ी गई। मतलब एक ऐसा एक्ट है ये SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट, जिसमें आप देखेंगे, इसको पढ़ेंगे तो, कि बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन किया है कि कौन कौन से ऑफेंसेस इस एक्ट के दायरे में आएंगे। क्योंकि कोर्ट में ज्यादातर वकील अपने क्लाइंट को तभी बचा ले जाते हैं जब एक्ट में कमी होती है, उसमें ऑफेंस को डिफाइन नहीं किया जाता। लेकिन इसमें ऑफेंसेस की पूरी एक लिस्ट दी हुई है जिसको हमको देखना है। धारा 3 में विभिन्न प्रोविजंस दिए हुए हैं कि कौन कौन से कृत्य आप करते हैं नॉन SC/ST के मेंबर होते हुए किसी SC/ST के मेंबर पर कौन कौन से कृत्य करते हैं, तो वो आप जो है इस धारा के अंतर्गत अपराधी माने जाएंगे। फिर इसमें धारा 4 में दिया हुआ है कर्तव्य उपेक्षा के लिए दंड। इसमें जो कह सकते हैं पुलिस वाले वगैरह होते हैं उनके लिए दंड का प्रावधान किया गया था। और कोई भी लोक सेवक, पब्लिक सर्वेंट जो अपनी ड्यूटीज नहीं करता इस एक्ट के तहत, जो ड्यूटीज उसके द्वारा की जानी है वो नहीं करता, तो उसके लिए दंड का प्रावधान धारा 4 में किया गया है। पश्चातवर्ती दोष सिद्धि के लिए वर्धित दंड, इनहैंस्ड पनिशमेंट इन केस ऑफ सब्सीक्वेंट कन्विक्शन। एक से अधिक बार कन्विक्शन होता है तो पनिशमेंट बढ़ करके मिलेगी, ये इसमें है। फिर एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजंस ऑफ IPC की कौन कौन सी धाराएं जो है इस एक्ट के साथ में लागू होंगी वो इसमें बताया है। फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ सर्टेन पर्सन्स, जो भी व्यक्ति जो है दोष सिद्ध होते हैं उनकी संपत्तियों का संपहरण जो है सरकार कर लेगी, उनकी संपत्ति को भी जब्त किया जा सकता है। और अपराधों के बारे में उपधारणा, ऐसे कोई अपराध होते हैं जहां पर किसी व्यक्ति की सुरक्षा करने के उद्देश्य से उसको बनाया जाता है, तो उसमें उपधारणा की जाती है कि अगर पुलिस ने केस रजिस्टर किया तो उस व्यक्ति ने अपराध किया होगा। न्यायालय तब तक ये मानता रहेगा जब तक आप अपने वकील के द्वारा इसका उल्टा साबित नहीं कर दें। ठीक, फिर इसमें शक्तियों का प्रदान किया जाना, जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार किसी भी ऑफिसर को शक्ति दे सकती है इस एक्ट के प्रोविजंस को लागू करने के लिए। फिर निष्कासन, ऐसे व्यक्तियों को निष्कासित किया जाएगा जो मतलब ऑफेंस कमिट कर सकते हैं, मतलब उनको वहां से हटा दिया जाता है जिनके द्वारा इस एक्ट के अंतर्गत ऑफेंस किए जाने की संभावना होती है। और किसी व्यक्ति द्वारा संबंधित क्षेत्र में हटने में असफल रहने और वहां से हटने के पश्चात उसमें प्रवेश करने की दशा में क्या प्रक्रिया अपनाती है पुलिस, वो है अगर मान लीजिए किसी को हटने का आदेश न्यायालय ने दे दिया उस जगह से, लेकिन वो बार बार उसमें आता जाता है या फिर नहीं हटता है, तो पुलिस क्या प्रक्रिया अपनाएगी वो यहाँ पे है। फिर ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध जिनके खिलाफ धारा 10 के तहत ये कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया उनको हटने के लिए, उनका माप और फोटो आदि लेने देने का आदेश जो है यहाँ पे पुलिस को दिया जा सकता है कि उनका जो साइज मतलब
उनका शरीर का नाप लेना, उनका फोटोग्राफ वगैरह लेना। और पेनाल्टी फॉर नॉन कॉम्प्लायंस ऑफ ऑर्डर अंडर सेक्शन 10, सेक्शन 10 के अंतर्गत किसी व्यक्ति को निष्कासित कर दिया गया है और वो जो है उसमें कंप्लाई नहीं करता तो उसके खिलाफ जो है क्या कार्रवाई की जा सकती है कोर्ट के द्वारा। ये 13 में है। फिर अगला है यहाँ पर विशेष न्यायालय और अनन्य विशेष न्यायालय। ये डायरेक्टली आपसे पूछ सकते हैं कि स्पेशल कोर्ट जो है किस धारा में गिवन है। तो धारा 14 में जो है स्पेशल कोर्ट की अवधारणा की गई है कि यहाँ पर स्पेशल कोर्ट बनेंगे और एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट भी बनेंगे। स्पेशल कोर्ट और एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट के बारे में दिया हुआ धारा 14 में, इसमें लिखा गया कि केवल इसी मुकदमों को जो है ट्रायल कराने के लिए ये कोर्ट बनेंगे। मतलब इन एक्सक्लूसिव कोर्ट्स में सिर्फ SC ST एट्रोसिटीज एक्ट संबंधी मुकदमे डील किए जाएंगे। फिर अपील कहाँ पे की जा सकती है? अगर आप इन स्पेशल कोर्ट्स के निर्णय से नाराज हैं या फिर इसको नहीं मानना चाहते तो अपील कहाँ पे कितने दिन में कर सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। फिर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एक्सक्लूसिव पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की नियुक्ति यहाँ पे की जाएगी जो हेल्प करेंगे पीड़ितों को इन स्पेशल कोर्ट्स में न्याय प्रक्रिया में। फिर यहाँ पे है पीड़ित और साक्षी के अधिकार, ये धारा 15 का 16, 17, 18 में दिया हुआ है। ठीक है, तो 15A ये अमेंडमेंट के बाद जोड़ी गई थी 2015 में, 16, 17, 18। ठीक है, धारा 18 बहुत जरूरी है क्योंकि धारा 18 जो है ये जो है जोड़ी गई थी धारा 18A खास करके, नॉन इंक्वायरी एंड अप्रूवल रिक्वायर्ड। किसी को भी अरेस्ट करने के लिए FIR दर्ज करने के लिए प्रिलिमिनरी इंक्वायरी नहीं जरूरी है, पहले जरूरी थी। पहले ये जरूरी हुआ करता था कि जो है किसी के अरेस्ट से पहले जो है सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है वो अपना अप्रूवल दे। ठीक है, और DYSP जो है डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करे। ठीक है, FIR होने से पहले। लेकिन 2018 से सरकार ने जो अमेंडमेंट लाया था इसमें ये लिख दिया था कि किसी प्रकार की प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जरूरत नहीं है FIR दर्ज करने से पहले, और किसी भी व्यक्ति के अरेस्ट से पहले किसी का अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं है। इसमें लिखा हुआ है 438 ऑफ द कोड। तो किस कोड की हम बात कर रहे हैं? CRPC 438 की बातें इस एक्ट में लागू नहीं होंगी। शैल नॉट अप्लाई टू द पर्सन कमिटिंग एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। कोई भी व्यक्ति इस एक्ट के अंतर्गत कोई अपराध करता है या फिर पुलिस को लगता है कि वो उसने किया है तो 438 के प्रावधान इसमें लागू नहीं होंगे। 438 किस बारे में है? यह है एंटीसिपेटरी बेल के बारे में। एंटीसिपेटरी बेल के बारे में ये, तो एंटीसिपेटरी बेल नहीं दी जाए इसमें लिखा है। सरकार ने ये अमेंडमेंट किया था जिससे इस एक्ट के तहत कोई व्यक्ति अपराध करता है या पुलिस को लगता है कि उसने किया है तो उसको एंटीसिपेटरी बेल या अग्रिम जमानत ना दी जाए। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग इसमें। फिर इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिए दोषी व्यक्तियों को संहिता की धारा 360 या अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के उपबंध लागू ना होना। ठीक है, मतलब इसमें जो CRPC 360 है वो इसमें लागू नहीं होगा। ठीक है, और एक्ट टू ओवरराइड अदर लॉस। ओवरराइड अदर लॉस का मतलब यही होता है कि जो भी पनिशमेंट इसमें दी गई है अगर किसी अदर लॉ में भी उस अपराध के लिए पनिशमेंट दी है तो दोनों पनिशमेंट साथ में जो है उसको भुगतनी पड़ेगी व्यक्ति को जो कन्विक्ट होगा। ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू इंश्योर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट, ये 21 में दिया हुआ है। और प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, ये 22 में दिया हुआ है। तो सेक्शन 22 में ये दिया हुआ है कि मान लीजिए पुलिस किसी को अरेस्ट करती है, उसके पास विश्वास करने के कारण है पुलिस के पास कि कोई ऑफेंस जो है किसी ने SC ST एट्रोसिटीज एक्ट के अंतर्गत किया है, लेकिन कोर्ट में बाद में वो दोष सिद्ध नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा नहीं कि पुलिस वाले के खिलाफ कार्रवाई आप करने लगेंगे, उनको गुड फेथ में की गई गुड फेथ के तहत की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण या इम्यूनिटी प्राप्त है। अब इसमें एक एक्ट के बारे में बात की गई है, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट। ये 1958 में आया था, माफ कीजिए, ध्यान रखिएगा। और 360 CRPC में क्या दिया हुआ है कि 21 साल से कम उम्र की अगर किसी व्यक्ति की आयु है तो उसको पुलिस छोड़ सकती है प्रोबेशन पे। पावर टू मेक रूल्स, नियम बनाने की शक्ति जो केंद्र सरकार की होगी। अब यहाँ पर हमारा अधिनियम शुरू हो जाता है। आप देखेंगे कि एक्ट में आधे से ज्यादा जो चीजें बताई गई हैं वो धारा 3 में बताई गई हैं कि कौन कौन से अपराध ऑफेंसेस के अंतर्गत आते हैं। मतलब आप SC ST के मेंबर ना होते हुए, आप शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स के मेंबर नहीं है, लेकिन किसी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के मेंबर के ऊपर कौन कौन सी चीजें कारित करते हैं, उसके खिलाफ क्या क्या करते हैं कि वो अपराध की श्रेणी में आएगा इस अधिनियम के तहत, वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो सारी लिस्ट यहाँ पर देखिए आप, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकता है। आपको 4 चीजें दे देंगे और उसमें पूछेंगे कि बताइए SC ST का ऑफेंस बनने के लिए कौन सा पर्याप्त है, कौन सा नहीं है। ये एग्जाम में आता है। देखिए इसमें गिवन है एट्रोसिटीज को किसमें डिफाइन किया गया है, धारा 3 के अंतर्गत बहुत अच्छे से डिटेल में डिफाइन किया गया। कोड का मतलब है यहाँ पर CRPC 1973 के बारे में बात कर रहे हैं।
और डिपेंडेंट शब्द का प्रयोग किया जाता है यहाँ पर। मतलब जो पीड़ित है उसके आश्रित से क्या आशय है, पति या पत्नी, बालक, माता पिता, भाई या बहन अभिप्रेत है। और जो ऐसे पीड़ित पर अपनी सहायता और भरण पोषण के लिए पूर्णतः या मुख्य रूप से आश्रित हैं वो सारे डिपेंडेंट की कैटेगरी में आएंगे। तो डिपेंडेंट के लिए और विटनेस के लिए भी सरकार को प्रोटेक्शन करने की जिम्मेदारी दी गई इस एक्ट के अंतर्गत। आगे इकोनॉमिक बायकॉट। इकोनॉमिक बायकॉट शब्द जो है 2015 के अमेंडमेंट से जोड़ा गया था कि अगर कोई व्यक्ति किसी का इकोनॉमिक बायकॉट करता है, SC ST के मेंबर ना होते हुए किसी SC ST के मेंबर का इकोनॉमिक बायकॉट करता है तो वो भी अपराध की श्रेणी में आएगा। ठीक है, इकोनॉमिक बायकॉट में क्या यहाँ पे आ जाता है वो सारा यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है। भाड़े पर कार्य से संबंधित समव्यवहार करने या कारोबार करने से इनकार करना। ठीक है, यानी कि टू डील विद, टू वर्क और हायर्ड और टू बिजनेस विद अदर पर्सन। ठीक है, आप SC ST मेंबर नहीं है, किसी SC ST के मेंबर को सिर्फ इसलिए जो है काम नहीं देते हैं या फिर उसको हायर नहीं करते हैं क्योंकि वो उस पर्टिकुलर कम्युनिटी से आता है, तो ये भी अपराध की श्रेणी में आएगा। अगर आप SC ST के मेंबर ना होते हुए किसी अन्य मेंबर के साथ बिजनेस कर रहे हैं और उसके बिजनेस के टर्म्स मानने से सिर्फ इसलिए मना करते हैं कि वो SC ST का कम्युनिटी का मेंबर है, तो ये भी अपराध के दायरे में आएगा। टू एब्सटेन फ्रॉम द प्रोफेशनल और बिजनेस रिलेशन दैट वन वुड मेंटेन विद अदर। ऐसे वृत्तिक या कारोबार संबंधों में प्रतिविरत रहना जो अन्य व्यक्ति से रखे जाएं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट, ये धारा 14 में दिया हुआ है। फॉरेस्ट राइट्स जो है, फॉरेस्ट राइट्स किसी व्यक्ति की छीनने की कोशिश करता है कोई व्यक्ति तो वो भी इसके अंतर्गत अपराध है। तो फॉरेस्ट राइट्स का मतलब क्या है, तो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 के अंतर्गत आएगा ये। मतलब फॉरेस्ट राइट्स वही राइट्स होंगे जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 में बताए गए हैं। मैनुअल स्कैवेंजिंग का मतलब क्या है, हाथ से मैला ढोने वाला कर्मी का आशय वही है जो दिया हुआ है। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013 के अंतर्गत मैनुअल स्कैवेंजर का अर्थ वही होगा जो इस एक्ट में डिफाइन किया गया है। तो ये एक्ट कब आया था, डायरेक्टली एग्जाम में आ सकता है। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट कब आया था, 2013 में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट का मीनिंग वही है जो IPC 1860 की धारा 21 में गिवन है। ठीक है, और पब्लिक सर्वेंट क्या है, धारा 21 में, भारतीय दंड संहिता की धारा 21 में जिसे जो है लोक सेवक बताया गया है, वही लोक सेवक की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, फिर आ जाएंगे हम लोग। शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का मीनिंग क्या होगा, जो दिया हुआ है क्लॉज 24 और क्लॉज 25 में आर्टिकल 366 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, वही यहाँ पे मतलब होगा शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का। स्पेशल कोर्ट धारा 14 में दिया हुआ है। फिर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ये दिया हुआ है धारा 15 में। धारा 15 में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में दिया हुआ है। सोशल बायकॉट का मतलब है कि जो है रिफ्यूजल टू परमिट अ पर्सन टू रेंडर टू अदर पर्सन और रिसीव फ्रॉम हिम एनी कस्टमरी सर्विस और टू एब्सटेन फ्रॉम सोशल रिलेशन दैट वन वुड मेंटेन विद अदर पर्सन और टू आइसोलेट हिम फ्रॉम अदर्स। सोशल बायकॉट का मतलब है कि समाज से उसको अलग थलग कर देना। ठीक, विक्टिम की परिभाषा यहाँ पर दी हुई है, पीड़ित कौन व्यक्ति होगा जिसके खिलाफ ये यहाँ पर धारा 3 के अंतर्गत कोई अपराध किया गया हो, ठीक है, या उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया। आगे विटनेस का मतलब क्या है, विटनेस का मतलब इसमें लिखा हुआ है। फिर जो है आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये चैप्टर 2 में पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस ऑफ एट्रोसिटीज, अत्याचार अपराधों के लिए दंड, और अत्याचार में कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी, इसको बहुत अच्छे से हमको स्टडी करना पड़ेगा। और ध्यान रखना है कि यहाँ पर स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि ये सारी चीजें उस पर लागू होंगी जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है। मतलब SC ST के मेंबर एक दूसरे पर SC ST एक्ट नहीं लगा सकते हैं या फिर पुलिस नहीं लगा सकती धाराएं। SC ST एट्रोसिटीज एक्ट नॉन SC ST एक्ट के मेंबर पर ही लगता है अगर वो ये सारे अपराध करता है SC ST कम्युनिटी के किसी मेंबर पर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कौन कौन सी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, मैं हट जा रहा हूँ स्क्रीन से, अच्छे से यहाँ पर पढ़ सकते हैं आप। कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति किसी सदस्य के मुख में कोई अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ रखता है और ऐसे सदस्य को ऐसे अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ को पीने या खाने पर मजबूर करता है। तो आप देखेंगे ये जो अपराधों के बारे में दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है ऐसे अपराध पहले हुए होंगे, SC ST एक्ट आने से पहले ऐसे अपराध कभी होते होंगे, लेकिन उनको कवर करने के लिए कोई कानून नहीं था, उनको IPC की धाराओं के तहत जो है उनका ट्रायल किया जाता रहा होगा। कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति का ना होते हुए SC ST के किसी सदस्य
द्वारा दखलकृत परिसरों में या परिसरों के प्रवेश द्वार पर मल मूत्र, पशु शव या कोई अन्य घृणाजनक पदार्थ वहां पर जानबूझ करके फेंकेगा। ठीक है, आगे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्य को क्षति करने, अपमानित करने या क्षुब्ध करने के आशय से उसके पड़ोस में मल मूत्र, कूड़ा, पशु शव या कोई अन्य घृणाजनक चीजें इकट्ठा करेगा जानबूझ करके। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को जूतों की माला पहनाएगा या फिर से नग्न या फिर अर्धनग्न घुमाएगा, उसके कपड़े उतारना, उसे घुमाना ऐसे। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्य पर बलपूर्वक कोई ऐसा कार्य करेगा जैसे व्यक्ति के कपड़े उतारना, बलपूर्वक सिर का मुंडन करना, मूछें हटाना, उसकी चेहरे या शरीर को पोतना या फिर ऐसा अन्य कोई कार्य करना जो मानव गरिमा के विरुद्ध हो। फिर अनुसूचित जाति जनजाति के किसी सदस्य के स्वामित्वधीन या उसके कब्जे में उसकी आवंटित किसी भूमि पर कब्जा करना, उसके मकान पर कब्जा करना, उसके जो है खेत में जबरदस्ती खेती करना या फिर उसके द्वारा उगाए गए अनाज को जबरदस्ती ले लेना, ये भी एट्रोसिटीज में आता है। SC ST का कोई सदस्य जो राइट्स एंजॉय करता है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के अंतर्गत या फिर जो सामान्य किसी व्यक्ति को जो राइट्स उपलब्ध है जैसे वाटर इरिगेशन फैसिलिटीज के राइट्स, उसको डिस्ट्रॉय करता है, उसकी फसलों को नुकसान पहुंचाता है, तो ये भी एट्रोसिटीज में आएगा। रॉन्गफुली का मतलब यहाँ पे समझाया गया है कि व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध और व्यक्ति की सहमति के बिना, ठीक है, ऐसी भूमि के अभिलेखों को बनाना, मतलब किसी को भय दिखा करके, ठीक है, मृत्यु या अपहति का भय दिखा करके जबरदस्ती किसी से अपनी जमीन लिखवा लेना, फोर्ज डॉक्यूमेंट्स दे करके किसी सदस्य से बेगार करने के लिए जो है कहना, ठीक है, मतलब फोर्स्ड लेबर करवाना, ये भी जो है एट्रोसिटीज के अंतर्गत आता है। अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति के सदस्य को मानव या पशु शवों की अंत्येष्टि या ले जाने या कब्रों को खोदने के लिए विवश करना, किसी ST ST के मेंबर को जबरदस्ती किसी मानव शव को उठाने या फिर किसी जानवर के शव को उठाने के लिए या फिर कब्र खोदने के लिए बाधित करना, यह भी एट्रोसिटीज में आएगा। हालांकि सरकार ने इसमें स्पष्ट किया है कि जैसे मनरेगा के अंतर्गत कोई अधिकारी अपने कार्मिक से काम करा रहा है तो वो जो है एट्रोसिटीज में नहीं आएगा। फिर SC ST कम्युनिटी के किसी मेंबर को हाथ से मैला उठाने के लिए तैयार करना, ठीक है, या फिर उसको बाध्य करना मैनुअल स्कैवेंजिंग के लिए। फिर अनुसूचित जाति या जनजाति की किसी स्त्री को देवदासी के रूप में मंदिर या किसी अन्य धार्मिक संस्थान की देवी मूर्ति या पात्र को समर्पण करना, ठीक है, देवदासी प्रथा इसमें प्रोहिबिट की गई है, ठीक है। और अनुसूचित जनजाति या जनजाति के सदस्य को मतदान करने से रोकना या फिर अपने पसंद के व्यक्ति को मतदान करने के लिए कहना या फिर मतदान में भाग लेने से मना करना, अपना नॉमिनेशन वापस लेने के लिए धमकाना, ठीक है, या नॉमिनेशन फाइल ना करने के लिए धमकाना, ये सब भी एट्रोसिटीज में आता है, यहाँ पे गिवन है। मतदान के बाद भी अगर जो है कोई गांव में चुनाव हुआ है, चाहे पंचायत इलेक्शन हो चाहे किसी भी तरीके के इलेक्शन हो, अगर किसी SC ST के मेंबर को धमकाया जाएगा कि उसने वोटिंग क्यों की या फिर किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट के लिए वोट क्यों किया और कोई जो है ग्रीवियस हर्ट उसको पहुंचाएगा, तो ये भी जो है आता है एट्रोसिटीज में। किसी लोक सेवा के उपलब्ध फायदों से निवारित करना जो उसके लिए प्राप्य है, मतलब किसी भी SC ST कम्युनिटी के मेंबर को जो लाभ सरकार से उसको मिलने चाहिए उससे रोकना भी एट्रोसिटीज में आता है। किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए मतदान करने के लिए, मतदान नहीं करने के लिए बाध्य करना, ये भी। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति किसी सदस्य के विरुद्ध मिथ्या, द्वेषपूर्ण या तंग करने वाला वाद या दांडिक या अन्य विधिक कार्रवाई संस्थित करना, कोई गलत प्रोसीडिंग, लीगल प्रोसीडिंग या कोई केस कर देना, क्रिमिनल केस कर देना, ये भी आ जाएगा इसमें। इंटेंशनली इंसल्ट्स और इंटिमिडेट्स विद इंटेंट टू ह्यूमिलेट अ मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब इन एनी प्लेस विद इन पब्लिक व्यू। ये विद इन पब्लिक व्यू शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल कई सारे फेक केसेस जो है लोग एक दूसरे को परेशान करने के लिए, खासकर नॉन SC ST कम्युनिटी के मेंबर को परेशान करने के लिए कर देते हैं। कई बार काफी इन्फ्लुएंशियल लोग करते हैं, नॉर्मल लोग नहीं करते हैं। तो इसमें ये पब्लिक व्यू जो है ये इंपॉर्टेंट माना है कोर्ट्स ने। इसमें कहा गया कि 4 दीवारों के भीतर अगर किसी ने नॉन SC ST कम्युनिटी का होते हुए किसी SC ST कम्युनिटी के मेंबर को जाति सूचक शब्द अगर कहा भी है 4 दीवारों के भीतर, तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। पब्लिक व्यू इसमें जरूरी है, यानी कि जब जन सामान्य देख रहा हो और कोई व्यक्ति जो कि SC ST कम्युनिटी का नहीं है किसी SC ST कम्युनिटी के मेंबर को जानबूझकर के जाति सूचक शब्द कहता है या फिर बिना जाति सूचक शब्द कहे भी ह्यूमिलेट करने का प्रयास करता है, तो वो अपराध बनेगा। लेकिन पब्लिक व्यू इसमें इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्यों द्वारा सामान्यतः धार्मिक माने जाने वाली किसी या फिर अति श्रद्धा से ज्ञात किसी वस्तु को नष्ट करना, हानि पहुंचाना या अपवित्र करना। कोई रिवर्ड पर्सन है या रिवर्ड
आइडेंटिटी है, SC/ST के मेंबर उस आइडेंटिटी की पूजा करते हैं, उस पर श्रद्धा रखते हैं, लेकिन उस मूर्ति को अगर कोई व्यक्ति तोड़ेगा, ठीक है, या उस पर नुकसान पहुंचाएगा या उस पर मलमूत्र डालेगा तो वो भी एट्रोसिटीज में आएगा, ठीक है। फिर ये है कि SC/ST कम्युनिटी के विरुद्ध शत्रुता, घृणा, वैमनस्य की भावना की या तो लिखित या मौखिक शब्दों द्वारा, चिन्हों द्वारा या दृश्य रूपण द्वारा या अन्यथा अभिवृद्धि करेगा, यानी कि विजिबल रिप्रेजेंटेशन और अदरवाइज प्रमोट्स एन अटेम्प्ट टू प्रमोट फीलिंग्स ऑफ एनमिटी, हेट्रेड और इल विल अगेंस्ट मेंबर्स ऑफ SCs एंड STs। तो ये सोशल मीडिया में आप कुछ ऐसी पोस्ट करते हैं तो वो सब भी इसके दायरे में आ जाता है। हेट्रेड फैलाने वाला कोई भी पोस्ट करते हैं तो वो भी एट्रोसिटीज के दायरे में आता है। रिटन वर्ड से या फिर लिख करके या बोल करके किसी ऐसे दिवंगित व्यक्ति पर कोई ऐसी टिप्पणी करना जिसको SC/ST कम्युनिटी रिवर्ड मानती है, जिस पर श्रद्धा रखती है, चाहे वो मर भी चुके हों, तब भी जो है आप एट्रोसिटीज कर रहे होंगे अगर उस व्यक्ति के बारे में कुछ गलत बोलते हैं, ठीक है। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की किसी स्त्री को यह जानते हुए स्पर्श करेगा कि वह SC/ST कम्युनिटी की मेंबर है बिना उसकी सहमति के, तो ये जो है एट्रोसिटीज में आएगा। ये अमेंडमेंट से जोड़ा गया था 2015 के अमेंडमेंट से। फिर इसमें लिखा गया है कि कंसेंट का मीनिंग क्या है और कंसेंट का दायरा क्या है। अगर कोई स्त्री जो है अवरोध नहीं करती है, केवल इस कारण से जो है ये नहीं माना जाएगा कि उसने अपनी कंसेंट दे दी है। और कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, जैसे कोई पानी का सोर्स है, कोई तालाब है, स्प्रिंग है, रिजर्वायर है, वो सभी लोग यूज करते हैं, SC/ST के मेंबर यूज करते हैं, उसमें कुछ ऐसा पदार्थ मिला देना कि वो अनफिट फॉर ड्रिंकिंग हो जाए, ये भी एट्रोसिटीज के दायरे में आएगा। और क्या एट्रोसिटीज के दायरे में आएगा, किसी लोग समागम के किसी स्थान से गुजरने के किसी रूढ़िजन्य अधिकार से इंकार करना, ठीक है। कस्टमरी राइट ऑफ पैसेज टू पब्लिक रिसोर्ट और ऑब्स्ट्रक्ट सच मेंबर टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम यूजिंग और हैविंग एक्सेस टू अ प्लेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट। कोई भी ऐसी जगह है या फिर कोई ऐसा रास्ता जहां पर सभी लोग गुजरते हैं, किसी को यह कह करके रोकना कि वह मेंबर SC/ST का इस वजह से वहां पर ना निकले या फिर वहां पर ना बैठे, यह भी एट्रोसिटीज के अंतर्गत आता है। विलेज में किसी SC/ST के मेंबर को अपनी जमीन, अपना घर या अपना आवास छोड़ने के लिए बाध्य करना, ये भी जो है एट्रोसिटीज के दायरे में आएगा। ऑब्स्ट्रक्ट और प्रिवेंट अ मेंबर ऑफ SC/ST इन एनी मैनर विद रिगार्ड टू यूजिंग कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स ऑफ एन एरिया, क्रिमेशन ग्राउंड, रिवर, स्ट्रीम, ठीक है, पब्लिक कन्वेंस, पैसेज, रोड या किसी बाथिंग घाट, इन सबको यूज करने से रोकना भी एट्रोसिटीज में आता है। माउंटिंग और राइडिंग व्हीकल्स, बाइसिकल, मोटरसाइकिल और वेयरिंग फुटवियर और न्यू क्लोथ्स इन पब्लिक प्लेसेस और टेकिंग आउट वेडिंग प्रोसेशन ऑन हॉर्स, घोड़े से शोभा यात्रा निकालना, बारात निकालना, इससे कोई रोकता है तो ये भी एट्रोसिटीज में आएगा। किसी व्यक्ति को जूते पहनने से रोकना, SC/ST के व्यक्ति को जो है मोटरसाइकिल या गाड़ी या फिर बाइसिकल चलाने से रोकना, ये सब भी आ जाता है एट्रोसिटीज में। जनता या समान धर्म के अन्य व्यक्तियों के लिए खुले किसी पूजा स्थल में प्रविष्ट करना या यात्रा सहित किसी धार्मिक, सामाजिक या सांस्कृतिक शोभा यात्रा में भाग लेना या उसको निकालने से कोई व्यक्ति रोकता है तो ये भी एट्रोसिटीज में आएगा। शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, औषधालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, दुकान, मनोरंजन स्थान, थिएटर आदि में या फिर सार्वजनिक वस्तुओं के उपयोग के लिए रोकना, ठीक है, ये भी जो है आ जाएगा एट्रोसिटीज में। फिर और भी कई सारी चीजें दी हुई हैं, ठीक है, जैसे किसी को जादू टोना या डाइन होने के अभिकथन पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को शारीरिक हानि या फिर मानसिक यंत्रणा देना, ये भी जो है एट्रोसिटीज में आएगा। मतलब अलग अलग स्टेट्स में जो एट्रोसिटीज होती रही हैं, अलग अलग कस्टम्स में, उन सबको प्रोहिबिट करने का प्रयास किया गया है। जैसे साउथ में देवदासी प्रथा के माध्यम से, झारखंड वगैरह में ट्राइबल एरियाज में किसी को डायन कह करके जो है कई बार यंत्रणा दी गई होगी, ऐसा हम मानते हैं, तभी इस एक्ट में ये ऑफेंस बनाया गया है। नॉर्मली SC/ST के मेंबर न होते हुए किसी पर्सन को कोई कारोबार करने का अधिकार है या एम्प्लॉयमेंट का अधिकार है किसी भी जॉब में, और ऐसा करने से कोई इसलिए रोकेगा केवल कि वो मेंबर SC/ST कम्युनिटी से आता है, तो ऐसा करना भी अपराध के दायरे में आ जाएगा। इम्पोजेस और थ्रेटन्स आ सोशल और इकोनॉमिक बॉयकॉट ऑन एनी पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन बिलोंगिंग टू SC/ST, इकोनॉमिक और सोशल बॉयकॉट करना भी दायरे में आ जाएगा। अब जो भी चीजें मैंने बताई ये सब अपराध के दायरे में आएंगे। इनमें सजा कितनी होगी? सभी में समान सजा का प्रावधान है। सजा है इसमें इम्प्रीजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 6 मंथ, कम से कम 6 महीने की कैद और 5 साल तक की सजा हो सकती है। इसमें जो है कोर्ट देखेगा कि जो है किस हिसाब से अपराध किया गया है, उसकी ग्रेविटी क्या है ऑफेंस की, उसके हिसाब से सजा सुनाएगा कोर्ट। लेकिन मिनिमम सजा 6 मंथ की होगी, मैक्सिमम 5 साल की इसमें हो सकती है। पनिशमेंट फॉर नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटीज,
कोई भी पब्लिक सर्वेंट है, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे कोई अन्य व्यक्ति, जिस पर जिम्मेदारी हो इस एक्ट के अंतर्गत कोई ड्यूटी करने की और उसमें कोई ड्यूटी वो नहीं कर पाता है, उसको 6 महीने तक की सजा हो सकती है, मतलब मिनिमम 6 महीने और 1 साल तक की सजा उसको सुनाई जा सकती है, जो नेग्लेक्ट करेगा विलफुली अपनी ड्यूटी को। कोई मेंबर अगर सेकंड बार कन्विक्ट होता है तो जो सजा बनती है उससे कम से कम 1 साल ज्यादा सजा दी जाएगी। इसमें ये प्रावधान किया गया था इनहेंस पनिशमेंट का। फिर एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजंस ऑफ आईपीसी, इसमें लिखा गया आईपीसी की कौन कौन सी धाराएं लागू होंगी। जैसे SC/ST एक्ट की धारा तो लगेगी ही, लेकिन अगर कोई व्यक्ति जैसे स्त्री के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, SC/ST एक्ट तो लगेगा ही, लेकिन जो आईपीसी में जो किसी स्त्री के साथ छेड़छाड़ करने पर जो धारा लगती है वो भी लगेगी एडिशनली, ये इसमें लिखा गया है। एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजंस ऑफ आईपीसी। आगे फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन, कोई व्यक्ति जो है किसी ने पनिशबल ऑफेंस किया है, पनिशमेंट देने के साथ उसकी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी को जो है स्टेट संप्रहत भी कर सकता है। संप्रहत मतलब होता है फॉरफिट, यानी जब्त कर लेना। गवर्नमेंट उसकी प्रॉपर्टी भी जब्त कर सकती है। फिर प्रिजम्पशन टू ऑफेंसेस, इसमें ये 3 बातें बताई गई हैं कि कोर्ट ये मानेगा कि अपराध किया जब तक आप इसका उल्टा साबित नहीं कर देते। जब आप SC/ST एक्ट के अंतर्गत हुए किसी अपराध में अपना कोई मॉनिटरी सहयोग देते हैं, कोर्ट ये तब तक बनेगा कि आपने वो सहयोग दिया जब तक आप इसका उल्टा साबित नहीं कर देते। मतलब खुद को बेगुनाह साबित करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है, जिस पर आरोप लगाया गया, अक्यूज्ड के ऊपर है। अगर कोई ग्रुप ऑफ पर्सन जो है अरेस्ट किया जाता है कॉमन क्राइम के लिए, तो सभी के बारे में यह अवधारणा की जाएगी कि सभी ने मिल करके एक कॉमन इंटेंशन के तहत ये क्राइम किया है, ठीक है, और ये कोर्ट मानेगा। और अभियुक्त पीड़ित या उसके कुटुंब या का व्यक्तिगत ज्ञान रखता था, न्यायालय ये अवधारणा करेगा जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न कर दी जाए। यानी कि अक्यूज्ड वाज हैविंग द पर्सनल नॉलेज ऑफ द विक्टिम ऑफ हिज फैमिली, द कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट द अक्यूज्ड वाज अवेयर ऑफ द कास्ट और ट्राइबल आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम अनलेस द कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड। तो अक्यूज्ड ये कह करके नहीं बच सकता है कि उसे ये पता नहीं था कि जिसके खिलाफ वो अपराध करने जा रहा है वो SC/ST कम्युनिटी का मेंबर था, जब तक कि रीजनेबल प्रूफ दे करके व्यक्ति या फिर उसका वकील कह सकते हैं ये प्रूफ न कर दे कि अपराध कारित करते समय उसे ये जानकारी नहीं थी कि वो मेंबर SC/ST कम्युनिटी से आता है, ठीक है। फिर कन्फर्मेंट ऑफ पावर्स, तो इस संहिता के या अधिनियम के किसी बंद में किसी बात के होते हुए राज्य सरकार ऐसा करना आवश्यक समझती है तो पावर दे सकती है। जैसे मान लीजिए कि किसी छोटे अधिकारी को बड़े अधिकारी का पावर देना है इंप्लीमेंटेशन ऑफ ड्यूटी के लिए, लोग कम हैं या फिर अधिकारी कम है, तो ऐसा भी राज्य सरकार कर सकती है। तो कन्फर्मेंट ऑफ पावर की शक्ति किसके पास है, राज्य सरकार के पास है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट। आगे की स्लाइड में ये लिखा हुआ है जो मैंने बताया कि अगर जैसे मान लीजिए कोई छोटी रैंक का अधिकारी है और इस एक्ट के अंतर्गत कोई प्रावधान को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक बड़ी रैंक का अधिकारी चाहिए, तो स्टेट गवर्नमेंट उस छोटी रैंक के अधिकारी को बड़ी रैंक के अधिकारी तक का पावर दे सकती है कुछ समय के लिए इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। ये इसमें वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब निष्कासन, कोई भी व्यक्ति अपराध करता है या उसके द्वारा अपराध करने की संभावना है तो कोर्ट उसके निष्कासन का आदेश दे सकती है, एक्सटर्नमेंट का, उसको वहां से हटाने का आदेश दे सकती है कोर्ट। जब स्पेशल कोर्ट को लगता है किसी कंप्लेंट या पुलिस रिपोर्ट के आधार पर कि कोई एरिया जो है शेड्यूल्ड एरिया है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 244 में जिसके बारे में दिया हुआ है, वहां पर कोई अपराध होने की संभावना है, कोई व्यक्ति ऐसा अपराध कर सकते हैं, ठीक है, तो उसके रिमूवल का आदेश दे सकती है। और ये आदेश जो है कब तक मान्य, मतलब अधिकतम कितनी अवधि के लिए किसी व्यक्ति को उस क्षेत्र की सीमा से निकाला जा सकता है, या अधिकतम अवधि जो है ये होगी 3 वर्ष, ठीक है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उसको एक्सटर्न किया जा सकता है फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 years। प्रोसीजर ऑन फेलियर ऑफ पर्सन टू रिमूव हिमसेल्फ फ्रॉम एरिया एंड इंटर अपॉन आफ्टर रिमूवल, कोई स्पेशल कोर्ट ने आदेश दे दिया लेकिन व्यक्ति मानने को तैयार नहीं है, बार बार उस एरिया में आता जाता है या फिर जो है गया ही नहीं है एक्सटर्नमेंट के बावजूद, तो स्पेशल कोर्ट पुलिस को आदेश दे सकते हैं स्पेशल कोर्ट में कॉज हिम टू बी अरेस्टेड एंड रिमूव्ड इन पुलिस कस्टडी टू सच प्लेसेस आउटसाइड सच एरिया एज द स्पेशल कोर्ट में स्पेसिफाई। स्पेशल कोर्ट आदेश दे सकती है कि उसको अरेस्ट करके पुलिस कस्टडी में उस एरिया से बाहर भेजा जाए, कहां भेजा जाए ये भी स्पेसिफाई कर सकती है। जिस भी व्यक्ति के खिलाफ सेक्शन 10 के तहत आदेश जारी कर दिया गया है वो उसकी फोटोग्राफ लेने का, उसके शरीर की माप वगैरह लेने का अधिकार पुलिस को होगा। और पेनाल्टी फॉर नॉन कॉम्प्लेनेंस ऑफ ऑर्डर अंडर सेक्शन 10, तो इसमें लिखा हुआ है कि कोई पर्सन जो है उसके खिलाफ एक्सटर्नमेंट का आदेश विशेष न्यायालय ने जारी कर दिया लेकिन उसका उल्लंघन कर रहा है तो 1 वर्ष तक का कारावास उसको हो सकता है,
ठीक है, 1 वर्ष के कारावास से दंडित किया जा सकता है और जुर्माना भी लगेगा। स्पेशल कोर्ट एंड एक्सक्लूसिव कोर्ट ये किसमें दिया हुआ है? धारा 14 में, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है स्टेट गवर्नमेंट। तो स्पेशल कोर्ट जो है कौन सृजित करेगा? आपसे एग्जाम में आ जाए, स्पेशल कोर्ट सृजित करने की जिम्मेदारी किसकी है? स्टेट गवर्नमेंट की, ठीक है। फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग स्पीडी ट्रायल, शीघ्र विचारण का उपबंध करने के लिए राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से, तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सहमति से गजट में नोटिफिकेशन द्वारा एक या अधिक जिलों के लिए एक एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट का सृजन करेगी। यानी कि एक जिले में एक एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट हो सकता है या फिर एक से अधिक जिलों के लिए एक एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट किसी जिले में हो सकता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसे जिले होंगे जहां पर SC ST एक्ट के बहुत मामले नहीं आते हैं, तो इसमें क्या कर सकता है, मतलब राज्य सरकार क्या कर सकती है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के मतलब मदद से या फिर उनकी सहमति से एक नोटिफिकेशन जारी कर सकती है कि डिस्ट्रिक्ट में कोई जो सेशन कोर्ट है जो क्रिमिनल केसेस हैंडल करता है, किसी सेशन कोर्ट को ही स्पेशल कोर्ट का दर्जा दे सकती है। तो जब किसी सेशन कोर्ट को स्पेशल कोर्ट का दर्जा दे देगी राज्य सरकार चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की सहमति से, तब उसके पास सारी पावर आ जाएंगी उस सेशन कोर्ट के पास जो किसी SC ST एक्ट के अंतर्गत बनाए गए एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट की होती है, ठीक। इसमें लिखा हुआ है राज्य सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए कि इस अधिनियम के अधीन मामले यथासंभव 2 मास की अवधि के भीतर निपटाए जाएं। तो इसमें मतलब प्रयास किया जाएगा राज्य सरकार का कि 2 मास की अवधि के भीतर मामले निपटाए जाएं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। 2 मास बहुत कम समय है किसी कोर्ट केस को निपटाने के लिए, जनरली ऐसा होता नहीं, टाइम लिमिट नहीं फॉलो करती है कोर्ट। लेकिन आपसे एग्जाम में आ सकता है कि कितने मास की अवधि का प्रावधान किया गया है? 2 मंथ का, और इससे ज्यादा अगर समय लगता है तो उसको राइटिंग में रिकॉर्ड किया जाए, ठीक है। इसमें चार्जशीट बनाने के लिए जो है कितने दिन का समय दिया गया है? चार्जशीट जो है कम से कम 2 मंथ के भीतर जो है फाइल की जानी चाहिए, ठीक है। एज फार एज पॉसिबल चार्जशीट जो है ये दायर करनी होगी जो है राज्य सरकार के प्राधिकारियों यानी कि पुलिस अधिकारियों को 2 मंथ के भीतर, ठीक है। तो पीड़ित और साक्षी के अधिकार ये 15A में दिया हुआ है, ये अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। 2015 में जो अमेंडमेंट आया था उसमें पीड़ित और साक्षी के अधिकार के बारे में जोड़ा गया था, और ये कहा गया था कि मतलब जो गवर्नमेंट है उसकी क्या क्या जिम्मेदारी है, राज्य सरकार की सामूहिक जुर्माना आधिरूपित करने की शक्ति, ठीक है। द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 10A ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 की धारा 10A में जो दिया हुआ है उसके तहत फाइन वगैरह भी लगा सकती है राज्य सरकार, ठीक है, इस एक्ट के प्रावधानों के एडिशनल तौर पर। प्रिवेंशन एक्शन टू बी टेकन बाय द लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी, विधि और व्यवस्था तंत्र द्वारा निवारक कार्रवाई। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अगर लगता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर SDM या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को अगर लगता है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास भी पावर है कि किसी पुलिस ऑफिसर को जिसकी रैंक डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस DSP से नीचे ना हो, उसके पास अगर ऐसी जानकारी है मजिस्ट्रेट के पास कि कोई ऐसा एरिया है जहां पर SC ST के मेंबर्स निवास करते हैं और वहां पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो उनके एरिया में आता जाता है और उसके द्वारा वहां पर SC ST एक्ट के अंतर्गत कोई एट्रोसिटी संबंधी अपराध किए जाने की संभावना है, तो उस एरिया को जो है घोषित किया जा सकता है थ्रेटेंड एरिया, या फिर कह सकते हैं सेंसिटिव एरिया घोषित किया जा सकता है, और उसमें उस व्यक्ति के आने जाने को रोका जा सकता है, ठीक है। ये इसमें कहा गया है। तो ऐसे एरिया को मजिस्ट्रेट जो है क्या घोषित कर सकता है? अत्याचार ग्रस्त क्षेत्र। तो अगर आपसे पूछे अत्याचार ग्रस्त क्षेत्र की अवधारणा जो है किस धारा में दी है, तो धारा 17 में, SC ST एक्ट की धारा 17 में। किसके पास पावर है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, SDM को, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को ये पावर है कि किसी डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस को जो है निर्देश जारी कर सकता है कि किसी एरिया को जो कि सेंसिटिव एरिया है उसे प्रोन टू एट्रोसिटीज एरिया घोषित कर सकता है, और वहां पर ऐसा कोई कृत्य ना हो या फिर ऐसा कोई जो है कार्य ना हो जाए जो इस एक्ट के अंतर्गत प्रोहिबिटेड है, उसको देखने के लिए, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए प्रिवेंटिव एक्शन लिया जा सकता है। अच्छा, एक चीज और है इसमें, देखिए लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और DSP। तो DSP के पास भी पावर है कि वो किसी क्षेत्र को जो सेंसिटिव एरिया या फिर एट्रोसिटीज प्रोन एरिया घोषित कर सकता है, ठीक। मतलब किसको किसको पावर अगर आपसे पूछे? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और डिप्टी सुप्रिटेंडेंट DSP, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। फिर इसके बाद वही नो इंक्वायरी और अप्रूवल रिक्वायर्ड, ये जो है धारा 18A, जैसे मैंने बताया 2018 के अमेंडमेंट से जोड़ी गई थी, पहले ये धारा नहीं हुआ करती थी, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि
प्रिलिमिनरी इंक्वायरी शैल नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। एफआईआर लिखने के लिए किसी भी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जरूरत नहीं होगी। पहले डीवाईएसपी द्वारा इंक्वायरी का प्रावधान था कि एफआईआर लिखने से पहले अगर पुलिस को जरूरी लगे जो है डीवाईएसपी उसमें इंक्वायरी करेंगे। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी एफआईआर लिखने से पहले और किसी व्यक्ति के अरेस्ट से पहले सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की मंजूरी की जरूरत होती थी, लेकिन अब ये प्रावधान सरकार ने हटा दिया। इससे 18A1 के बी पार्ट में देखिए लिखा हुआ है साफ तौर पर, द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर यानी अन्वेषक अधिकारी को किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी करने के लिए जिसके विरुद्ध अधिनियम के किसी अपराध किए जाने का अभियोग लगाया गया है और उस दशा में इस अधिनियम या संहिता के उपबंधित प्रक्रिया से भिन्न कोई प्रक्रिया लागू नहीं होगी। और द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 438 ऑफ द कोड, किस कोड के बारे में बात कर रहे हैं? सीआरपीसी 1973 में जो ये एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान किया जाता है 438 के तहत, वो इस पे लागू नहीं होगा, यानी कि एंटीसिपेटरी बेल SC/ST एक्ट के मामलों में नहीं दी जा सकती है। एक्ट टू ओवरराइड अदर लॉज ये 20 में दिया हुआ है। ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू इंश्योर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन 21 में दिया हुआ है। सद्भावपूर्ण की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण, हमेशा हर धारा में होता है कि कोई भी अधिकारी सद्भावपूर्ण अगर कार्रवाई करता है और वो कार्रवाई गलत भी साबित होती है कोर्ट में तो उसके खिलाफ कार्रवाई ना की जाए। पावर टू मेक रूल्स, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होगा इसमें रूल्स बनाने के लिए। ठीक है, महत्वपूर्ण निर्णय देख लेते हैं इसमें हम लोग। तो पहला मामला जो हमको स्टडी करना है वो है साजन स्कारिया बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें दो जो महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिस पर काफी विवाद भी होता रहा है, इस पर विचार किया गया था कोर्ट के द्वारा। दो विवादास्पद मुद्दों पर कोर्ट को विचार करना था। सबसे पहला मुद्दा यह था कि अधिनियम की धारा 18 सीआरपीसी 1973 के तहत जो 438 में एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान किया गया है, क्या पूर्णतः प्रतिबंध है? क्या किसी भी मामले में एंटीसिपेटरी बेल नहीं दी जा सकती है एट्रोसिटीज एक्ट के अंतर्गत? इस पर विचार किया गया था। और इसमें सेकंड इशू ये था कि वेदर मियरली हैविंग नॉलेज ऑफ एन इंडिविजुअल स्टेटस एज अ मेंबर ऑफ SC और ST व्हाइल इंसल्टिंग देम कंस्टिट्यूट्स एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। दूसरा इस मुद्दे पर भी विचार करना था। इस बात पर समीक्षा की गई थी कि क्या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति की केवल पहचान के बारे में जानकारी होने पर उसका अपमान करना क्या इस अधिनियम के तहत अपराध माना जाएगा या फिर नहीं। तो इसमें कोर्ट ने काफी गहनता से मामले की जांच की थी और इसमें यह पाया था कि इसमें एक बात है, एक है आइडेंटिटी ऑफ व्हाट, कास्ट और ट्राइब। SC/ST की आइडेंटिटी जो है एक कब मैटर करती है? ठीक है, ये आइडेंटिटी तब मैटर करती है जब कोई इंसल्ट की गई है अगर, और इंसल्ट के पीछे जो इंटेंट है, इंसल्ट के पीछे अगर इंटेंट जाति को बदनाम करने को लेकर है, इंटेंट अगर जाति सूचक है, यानी कि किसी व्यक्ति का इंटेंट मतलब किसी व्यक्ति की इंसल्ट कोई नॉन SC/ST कम्युनिटी का मेंबर किसी SC/ST कम्युनिटी के मेंबर का इंसल्ट सिर्फ इसलिए करता है या सिर्फ इस उद्देश्य से करता है कि जाति सूचक गालियां देकर के उसको बदनाम किया जाए, तब तो केस बनता है। लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति के काम से दुखी हैं, किसी व्यक्ति की आप बुराई कर रहे हैं, उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ठीक है, वो कोई गलत काम कर रहा है, उसका इंसल्ट आप कर रहे हैं, या फिर आप एक पत्रकार हैं, क्योंकि साजन स्कारिया मामले में ये जो साजन स्कारिया है पत्रकार थे, साजन स्कारिया एक पत्रकार थे, इन्होंने यूट्यूब वीडियो बनाया था एक MLA के खिलाफ जो कि SC/ST कम्युनिटी का मेंबर था, तो उसने SC/ST एक्ट जो है लगाया इन साजन स्कारिया के ऊपर। लेकिन कोर्ट ने माना कि केवल इस बात का भान होना कि कोई व्यक्ति SC/ST के मेंबर है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसके खिलाफ कुछ बोले ही ना। हाँ, जाति सूचक शब्दों का अगर प्रयोग करेंगे, उसकी आइडेंटिटी को बदनाम करने की कोशिश करेंगे, तो SC/ST एक्ट के प्रावधान जो इन्वोक किए जा सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो साजन स्कारिया को जमानत दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। पृथ्वीराज चौहान बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और विलास पांडुरंग पवार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के इसका भी हवाला दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और इसमें यह कहा गया था कि अगर प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है तो न्यायालय को 438 के तहत एंटीसिपेटरी बेल देने से नहीं रोका जा सकता है। अग्रिम जमानत पर प्रतिबंध लागू नहीं हो सकता है अगर प्रथम दृष्टया कोई भी मामला नहीं बनता है। ठीक है, पहली नजर में अगर कोर्ट को लगता है कि मामला नहीं बन रहा है तो जो है बेल दे सकते हैं कोर्ट, ऐसा कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं है। तो भले ही एक्ट में लिखा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साजन स्कारिया वाले मामले में माना है। साजन स्कारिया वाले मामले में यहाँ पर आप देखेंगे कि कोर्ट ने साजन स्कारिया को बेल दे दी थी।
ठीक है, ये कह करके कि प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है। और कब मामला बनता है, जब आप किसी एससी एसटी के व्यक्ति का इंसल्ट सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि वो उस जाति से बिलोंग करता है और आप इंसल्ट करते समय पब्लिक व्यू में उसको जाति सूचक गालियां देते हैं, तब जो है मामला बनता है। अगर नॉर्मली आप झगड़ा कर रहे हैं उससे किसी अन्य बात को लेकर के, तो जाति सूचक मामला या फिर कह सकते हैं एससी एसटी एट्रोसिटीज का मामला नहीं बनता है। आगे एक केस है कनुभाई एम परमार वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। गुजरात उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि अधिनियम अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के बीच किए गए अपराधों पर लागू नहीं होता है। यानी कि एक एससी एसटी कम्युनिटी का मेंबर किसी दूसरे एससी एसटी कम्युनिटी के मेंबर पर एट्रोसिटीज की धाराएं नहीं लगा सकता। ये मामला है कनुभाई एम परमार वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2000। फिर राजमल वर्सेस रतन सिंह 1988 का ये केस है। इसमें कहा गया था कि जो स्पेशल कोर्ट्स हैं सिर्फ एससी एसटी एट्रोसिटीज एक्ट के अंतर्गत मामलों की सुनवाई करने के लिए हैं। आईपीसी संबंधी प्रावधान इसमें नहीं डिस्कस किए जा सकते। ठीक है, आईपीसी संबंधी मामले इसमें नहीं निपटाए जा सकते कोर्ट्स में। राजमल बनाम रतन सिंह। अरुगम सरवई बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2011 का मामला था। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर बल दिया था कि जो तमिलनाडु में जो पल्लन या पल्लेयाल जैसे अपमानजनक शब्द हैं, जाति सूचक शब्द हैं, अपमान करने के इरादे से अगर इन शब्दों का प्रयोग किया गया है तो अधिनियम के अंतर्गत अपराध की धारा बनती है। वही मैंने कहा कि अगर आप जाति सूचक शब्दों का प्रयोग उसकी जाति को इंसल्ट करने के लिए करते हैं तो वो अपराध की श्रेणी में आता है। ठीक है, फिर एक और केस है सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र और अन्य। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि धारा 18 जो है काफी डिस्प्यूटेड जो धारा है, अग्रिम जमानत के प्रावधानों का बहिष्कार पूर्ण प्रतिबंध नहीं है। यानी कि जो है एंटीसिपेटरी बेल प्रोविजन जो है ये एब्सोल्यूट बार इस पे नहीं लगाई जा सकती। इसमें मजिस्ट्रेट या फिर जिस भी कोर्ट में मामला गया है उनको अच्छे से कोर्ट्स के मतलब कोर्ट को देखना चाहिए, फैक्ट ऑफ द केस उस पर अपना जजमेंट देना चाहिए। और अगर फैक्ट ऑफ द केस को देखते हुए प्रथम दृष्टया कोई भी मामला नहीं बनता हुआ लगता है तो बेल दी जा सकती है इसमें। ठीक है, ये है इसमें सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स। तो ये केसेस जो है इनके नाम जरूर ध्यान रख लीजिएगा क्योंकि इसमें पूछ लेते हैं कि फला केस जो है किससे संबंधित है। तो ये अरुगम सरवई बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु ये जाति सूचक शब्दों की व्याख्या से संबंधित है। और सुभाष काशीनाथ महाजन ये धारा 18 के बारे में विचार इसमें किया गया था कि जो है अग्रिम जमानत दी जा सकती है या फिर नहीं। फिर राजमल बनाम रतन सिंह में कहा गया था कि एससी एसटी एक्ट के तहत जो स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए हैं सिर्फ एससी एसटी एक्ट के प्रोविजंस के बारे में विचार करने के लिए हैं। फिर कनुभाई एम परमार बनाम स्टेट ऑफ गुजरात हम देख चुके हैं। फिर ये मामला बहुत जरूरी है, शाहजन स्कारिया बनाम भारत संघ। इसमें ये कहा गया था कि फैक्ट ऑफ द केस देखे जाने चाहिए, प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता है तो अग्रिम जमानत दी जा सकती है। शाहजन स्कारिया मामले में ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर एससी एसटी कम्युनिटी के मेंबर का आप इंसल्ट करते हैं, पब्लिकली भी करते हैं, लेकिन कोई जाति सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं किया है और उस इंसल्ट में किसी व्यक्ति की जाति को बदनाम करना नहीं शामिल है तो एससी एसटी एक्ट के तहत मामला नहीं बनता है। ठीक है, ये है इसमें। जो भी अधिनियम हम आगे पढ़ाते जा रहे हैं इस पर ध्यान रखिएगा कि हमको वकील नहीं बनना है अधिनियम के बारे में स्टडी करके, हमको कोई कोर्ट केस नहीं लड़ना है, हमको यूपीएसआई का पेपर देना है और उसमें फैक्ट्स पूछे जाएंगे। तो फैक्ट्स पर यहाँ पर फोकस कर रहे हैं। फैक्ट्स जो आप रिवीजन के माध्यम से ही तैयार कर पाएंगे। जो चीजें मैंने बताई वीडियो को सुनते हुए आपको जो है रीड करना है, जो पीडीएफ आपको दी गई है, जो पीपीटी आपको मिल गई होगी उसको अच्छे से रीड करना है और फिर जो है रीड करना है, जिसको रिवीजन बोलते हैं हम लोग। तो रिवीजन पर इसमें खासा फोकस करना होगा, अदरवाइज आप प्रावधान भूल जाएंगे। आप भूल जाएंगे अभी कि एक्सक्लूसिव स्पेशल कोड जो है किस धारा में दिया हुआ है मेरे बताने के बावजूद, अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे। तो रिवीजन का महत्व यहाँ पर है, रिवीजन भी बहुत जरूरी है इसमें।